चलिए यहाँ ध्यान दें, हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर लास्ट यानी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा केमिस्ट्री के बायोलॉजी पूरा समाप्त, फिजिक्स समाप्त हो गया है, और केमिस्ट्री के लास्ट बचल है थोड़ा सा, उतना इंपॉर्टेंट भी ना है, तो ये भी समाप्त, यानी पूरा साइंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और हिस्ट्री में 5 चैप्टर तक खत्म कर दिए हैं, और ज्योग्राफी में कितना समाप्त किए हैं, 4 तक किए हैं कि 5 तक, 5 तक ज्योग्राफी भी कर दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट हम लेकर आएंगे ज्योग्राफी 6ठा चैप्टर या हिस्ट्री 6ठा चैप्टर। अगर ज्योग्राफी लाएँ तो उसके बाद लाएंगे हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री लाएंगे तो लाएंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग बताना चाहते हैं कि जो अभी तक मेरा दो और चैनल है, एक तो मेरा है जगदेव ब्लॉग कॉमेडी वाला, पढ़ाई से मनोरंजन भी हो जाएगा, कॉमेडी वाला, इसको सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लेना, JAGDEV जगदेव ब्लॉग। एक तो मेरा GK GS मस्ती जनरल कंपटीशन का, तुम लोग को नौकरी लेना है तो इसको इस पर पढ़ना है, ठीक है ना। GK GS मस्ती जगह बगल में तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इस पर इसको सब्सक्राइब कर सकता है। चल देखिए यहाँ पर हमको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इससे पहले तुम लोग को अगर सब वीडियो नहीं मिल रहा है, एक से एक बंदा जो होता है उसको वीडियो भी नहीं मिलता है, मेरा फोटो नहीं आ रहा है ना, उस पर फोटो पर मेरा क्लिक करना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना। तो लोग क्लास 10th का सब सब्जेक्ट, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो या सोशल साइंस हो या SST को बोलते, सोशल साइंस को SST बोलते हैं, या साइंस हो या मैथ हो, सब वीडियो मिल जाएगा। मॉडल से सोल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन में सोल्यूशन मिलेगा, सब मिलेगा, VVI क्वेश्चन मिलेगा, तुम लोग जाके देखो, ठीक है ना। अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, बोल रहा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का प्राकृतिक संसाधन तुम लोग समझता है ना। प्राकृतिक के द्वारा जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा जो हम लोग को सामान मिलता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, जैसे कोयला हम लोग बनाते हैं क्या, धरती के अंदर से मिल गया, प्रकृति के द्वारा मिला, तो प्राकृतिक संसाधन। समझा तुम लोग, जितना भी अंदर से निकाल रहे हैं, जितना भी सामान निकालना है, चाहे लोहा निकाल रहे हैं, टीना निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, जितना भी खनिज है वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, चाहे वो लोहा या पेट्रोलियम गैस हो, ठीक है ना, सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अब बोला कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना, प्रबंधन तो समझ रहा है, उसको बचा के रखना, उसको कैसे यूज करें कि कम से कम खपत हो, कम से कम खर्चा हो, और उसका अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकें। ऐसा नहीं कि वो खाना बना, भोरे खाना बना, एक के बार थाली लेकर बैठ गया, इतना खा लिया, इतना बर्बाद कर दिया, और संसार मुँह टाकते रहा, तो प्रबंधन हुआ कि ये प्रबंधन नहीं हुआ। यानी मान लो प्रबंधन मतलब क्या होता है कि उसका यूज कैसे करें, उसका यूज, किसी भी चीज़ का यूज कैसे करें कि उसका कम से कम खर्चा और अधिक से अधिक यूज कर सके, ठीक है ना। और अभी जो वर्तमान में जो आदमी है वो अपना जो है मतलब आवश्यकता को पूरा कर सके। संसाधन का ऐसे हम यूज करें कि जो वर्तमान में जो आदमी है वो अपना आवश्यकता की पूर्ति कर सके, और आने वाला पीढ़ी को भी, आने वाला पीढ़ी के लिए भी बचा के रखे। जैसे आने वाला पीढ़ी के लिए जो बाल बच्चा होगा, पोता पोती होगा, उसके लिए भी बचा के रखना, क्या कहलाता है, प्रबंधन। क्या कहलाता है, समझ लोग आ गया। तो हम पढ़ेंगे संसाधन का प्रबंधन, संसाधन का। और संसाधन का जब यूज करते हैं ना, सिंपल बात है, प्रदूषण होता है। क्या होता है, संसाधन का जब यूज करेंगे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ना होता है, धुआं निकलेगा तो वायु प्रदूषण, कचरा उचरा निकलेगा सब नदी में सो जाएगा तो क्या, कौन प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। तो इससे संसाधन के यूज करने से जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण को भी कैसे होने से बचाना है, कैसे कम होने से बचाना, ज़्यादा होने से बचाना है, कम तो करना है ना, ज़्यादा होने से कैसे बचाना है वो भी इसमें सीखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब कोयला का यूज किया जाने लगा, कोयला है या बहुत सारा लकड़ी उकड़ी है, जब उसका बहुत ज़्यादा यूज करने लगा तो क्या हुआ, प्रदूषण होने लगा। क्या होने लगा, यानी वातावरण में, तुम लोग जानता है ना कि वातावरण में, तुम लोग यहाँ ध्यान दे, वातावरण में क्या बोल रहे हैं, वातावरण में क्या है, तो वातावरण में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 78%, 70। दूसरा नंबर पर है कौन, तो ऑक्सीजन। कौन है, यानी वातावरण, यानी वायुमंडल में जहाँ पर हम लोग हैं, हवा चलता है, उसे बोलते हैं वातावरण या वायुमंडल। तो ऑक्सीजन दूसरा नंबर में है 21%। कितना है, 21%। ये दोनों मिला कितना हो गया, 99 ना हो गया ना। तीसरा नंबर में आता है CO2। क्या आता है, CO2 1% ना है। अगर CO2 जब 1% हो जाएगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हीलियम कहाँ जाएगा, आर्गन कहाँ जाएगा, क्रिप्टन कहाँ जाएगा, जेनोन कहाँ जाएगा, रेडोन कहाँ जाएगा, फ्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा। यानी CO2 जो है ये 1% से भी कम है। कितना है, तो 0.03% है। कितना है, तो बोलेगा वातावरण में CO2 कितना % है, कितना बोलना है, बोलेगा वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन है, कौन, क्या बोलना है, नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन है। कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दिया, जब हम प्राकृतिक संसाधन का यूज करने लगे, कोयला वाला को जलाने लगे या धुआं करने लगे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, वातावरण में CO2 का मात्रा बढ़ने लगा, CO2 की मात्रा। और तुम लोग बता चुके कि CO2 बहुत खच्चर होता है। क्या होता है, ये क्या करेगा, गर्मियों को अपने पास बुला लेगा
और उसको जाने नहीं देगा, जाने यानी कर देगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या करेगा, सूर्य के किरण को बुला लेगा। सूर्य से जो किरण आता होता है लघु तरंगदैर्घ्य, क्या आता है, यानी छोटा वाला तरंगदैर्घ्य आता है, ठीक है ना। तो सूर्य के किरण को बुला लेगा कि आन यहाँ पर एक काम है, बुला लेगा सबको, पृथ्वी पर बुला लेगा। अब पृथ्वी जब गर्म होगा तो यहाँ जाएगा दीर्घ तरंगदैर्घ्य, क्या जाएगा, यानी यहाँ से निकलेगा बड़का तरंगदैर्घ्य, क्या निकलेगा, तो बड़का तरंगदैर्घ्य को बोलेगा पगल बा तुम कहाँ जा रहा है, यहाँ पर CO2 पर बैठा रहेगा, हवा में रहता है CO2 बैठा रहेगा, कहेगा तुम कहाँ जा रहा है, तुमको बुला लिया, जाने का ना है। अब फिर मारेगा धरती पर उठा देगा। देखो तो आ रहा है उधर से, आ रहा है तो आने दे रहा है, और जो निकल के जा रहा है उसको जाने नहीं दे रहा है, तो गर्मी नहीं बढ़ेगा ना। इसलिए CO2 खतरनाक हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि CO2 अगर मान लो कि इतना कम है CO2, देख रहा है 1% ना है, तब भी इतना उमस से गर्मी करता है ना। अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, अगर 1% हो जाएगा तो क्या करेगा, तबाही मचा देगा। जितना भी पृथ्वी पर बर्फ है सब पूरा पिघल जाएगा। जब पृथ्वी पर बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पूरा पृथ्वी डूब जाएगा, ना डूबेगा। अरे बर्फा जो है, जो हिमालय में बर्फ है, उत्तरी ध्रुव पर खाली बर्फे जमल, दक्षिणी ध्रुव पर खाली बर्फे जमल, पिघलेगा, क्या होगा, पूरा पृथ्वी ना डूब जाएगा। तो इसलिए CO2 पर लगाम लगाने के लिए, CO2 पर लगाम लगाने के लिए जो यहाँ पर जो गर्मी को बढ़ाता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस गैस। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ समझ, आप पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस, क्या पढ़ेंगे, तो बोले ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो जो गर्मी को बढ़ाता है, जो गर्मी को वैसा गैस जो गर्मी को क्या करे, बढ़ाए कि घटाए, तो वैसा गैस जो गर्मी को बढ़ाता हो उसे बोलता है ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं, सबसे मेन का जो गर्मी बढ़ाने वाला वो क्या है, CO2, क्या है, तो सब बोलेगा ग्रीन हाउस गैस में सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है, तो बोलना है CO2, ठीक है। उसी प्रकार तुम लोग का जो है मीथेन कहाँ पाया था, तो गोबर गैस में निकलता है मीथेन, पता है ना, गोबर गैस में तुम लोग जानता है ना, गोबर गैस से क्या होता है, बल्ब जलता है उससे, तो गोबर गैस में कौन गैस निकलता है, मीथेन, कौन निकलता है, तो मीथेन भी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इससे थोड़ा कम खतरनाक है, इससे थोड़ा। उसी प्रकार NO2 भी क्या है, तो NO2 भी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है। SO2 भी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस है। समझ आ गया तुम लोग को, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। और NO2 और SO2 तुम लोग को पढ़ाए तो फिजिक्स में याद आ रहा है। NO2 और SO2 क्या करता है, तो अम्ल वर्षा भी करवाता है, बताए थे कि अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो तुमको बताया था कि अम्ल वर्षा के लिए NO2 और SO2 जिम्मेदार है। यानी ये दोनों क्या करेगा, बादल से जो पानियाँ आ रहा है, जो बरस रहा है, उसमें मिल जाएगा, हवा में तो ये दोनों बन करता है, मिल जाएगा, पानी खतरनाक बनाएगा, पानी क्या जाएगा, खतरनाक क्या जाएगा, तो यानी अम्ल वर्षा के लिए यही जिम्मेदार है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है किसको, पेड़ पौधा को पहुँचता है, और सफ़ेद संगमरमर और ताजमहल जो बना हुआ सफ़ेद संगमरमर, कैसे ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बोलेगा ताजमहल की सुंदरता क्यों नष्ट हो रहा है, तो बोलना अम्ल वर्षा के कारण। क्योंकि आगरा में क्या है, बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री, तो वहाँ धुआं निकलता है, उस पर क्या निकलता है, धुआं में योद निकलता है, वायुमंडल में बढ़ जाता है, बरसात वर्षा आता है, कहता है हम भी चलेंगे तो तुम्हारे साथ, उसके साथ मिलकर आ जाता है पृथ्वी पर, क्या होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, उसी प्रकार ग्रीन हाउस गैस में जो होता है वो किसका मौत है, तो इसमें मौत है वाष्प का भी मौत है, इसका मौत है। अरे पनिया जो बनता है तो वाष्प नहीं बनता है, तो वाष्प भी क्या करता है, गर्मी को बढ़ाता है, वाष्प क्या करता है, गर्मी को बढ़ाता है। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, तो ग्रीन तो सबसे मेन का कौन है, CO2 कौन है, तो CO2 पर लगाम लगा, ग्रीन हाउस गैस पर लगाम लगाने के लिए, ग्रीन हाउस गैस पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है ना। 1997 में सभी देश मिलकर एक सम्मेलन करता है, क्या करता है, सभी देश मिलकर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या बोलेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझ रहा है तुम लोग, जब अलग अलग देश सब मिल के एक जगह बैठे तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या बोलते हैं, और जब अपने देश के लोग एक जगह बैठे, अपने देश के लोग, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं, और जब अलग अलग देश के लोग बैठे तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है कि पगलवा के यानी ग्रीन हाउस गैस को रोक, ग्रीन हाउस गैस में खासकर CO2 को रोक, नहीं तो क्या करेगा, जो बढ़ा देगा, गर्मी बढ़ा देगा, पृथ्वी नाश कर देगा। तो इसके पगलवा यानी CO2 को रोकने के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कब, 1997 में कहाँ पर होता है, जापान में। कहाँ पर होता है, जापान में होता है। जापान तो बहुत बड़ा देश है, इसे बोलेंगे भारत में हुआ, तो भारत में कहाँ हुआ, पूरे भारत में हो गया कि दिल्ली में हुआ कि मुंबई में हुआ, कहाँ पर हुआ, उस प्रकार जापान तो बहुत बड़ा है ना, तो जापान में कहाँ हुआ, तो जापान के वो शहर है, इसका नाम है क्योटो। क्या नाम है, क्योटो, क्या है, क्योटो, ठीक है ना। तो क्योटो में सम्मेलन जो हुआ उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, या उसी को बोलते हैं क्योटो सम्मेलन। क्योटो समझ लोग आ गया। तो पहला क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो बोला 1997 में हुआ। समझ लोग आया। फिर दूसरा क्वेश्चन तुम लोग पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो है किस देश में है, तो जापान में है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ, तो ग्रीन हाउस गैस पर
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कमी करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर कमी करने के लिए, समझ आ गया। पूछेगा पता ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कमी करने के लिए सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? जापान में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ। कहाँ हुआ? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ। समझ तो आ गया। अब देखते लोग, तो ये तो हो गया। यहाँ पर ध्यान दे, पहली वायु भी प्रदूषण हो रहा है, धुआं हुआ निकल तो वायु प्रदूषण ना हो रहा है। पहले अच्छा बैठना, जब धुआं हुआ निकल तो वायु प्रदूषण ना हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है ना। तो वायु पर लगाम लगाने के लिए, वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तो गाड़ी से ज़्यादा वायु प्रदूषण किससे होता है? गाड़िया से होता है, क्योंकि पूरा दुनिया में खाली गाड़िए भरल है, ना भरल है, और उससे धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण करता है। तो गाड़ी से होता है, फैक्ट्री से होता है, दुए स्टेशन होता है, दुए स्टेशन धुआं निकलता ज़्यादा। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सब कहाँ यूरोप में है। हाँ, तो सर्वप्रथम वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यूरोप में सब गाड़ी में एगो नियम लगा दिया कि उसका जो मतलब गाड़ी में जो नियम लगाया उसको बोलते हैं यूरो। क्या बोलते हैं? यूरो। तो यूरो 1 लागू करो, यूरो 2 लागू करो। देखता है तो जो पुराना गाड़िया होता है उससे ज़्यादा धुआं फेंकता है, जितना भी नया गाड़ी आएगा धीरे कम धुआं फेंकता है, ना फेंकता है। तो यूरो 1 लागू किया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा धुआं फेंक रहा था। जब यूरो 2 लागू किया तो उसमें थोड़ा कम धुआं फेंकने लगा। फिर यूरो 3 जो लागू किया तो इससे क्या हुआ? इससे फिर थोड़ा और कम प्रदूषण हुआ। जब फिर यूरो 4 लागू किया तो इससे क्या हुआ? इससे और कम प्रदूषण हुआ। तो तुम लोग को सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बता कि यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 किस प्रदूषण से संबंधित है? क्या बोलना है? वायु प्रदूषण। समझा तुम लोग? बोलेगा यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण। यूरो यानी एयर, एयर मतलब कुछ वायु, तो एयर यूरो दोनों ना मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है ना। समझ लोग आया। तो भारत में जो है गाड़ी से निकलने वाला धुआं पर लगाम लगाने के लिए यूरो 1, 2, 3 कब लागू हुआ? तो 2010 से लागू हुआ। कब से हुआ? ठीक है ना। तो भारत में यूरो नियम कब लागू हुआ? तो 2010 में। कब लागू हुआ? 2010 ईस्वी से लागू हुआ। 2010 ईस्वी से लागू। समझ लोग आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान दे, हम लोग को पता है कि भारत का सबसे लंबा नदी जो है क्या है? गंगा नदी। क्या है? कौन नदी है? गंगा नदी है। और गंगा नदी जो है भारत का जीवन रेखा है, भारत के बीचों बीच से पार होता है। उसी से क्या होता है? भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या होता है? उससे सिंचाई होता है। सिंचाई होने के कारण क्या होता है? पूरा फसल का उत्पादन होता है। गंगा नदी के क्षेत्र में चल जाए तो गंगा नदी के क्षेत्र में खाली सब्जी का उत्पादन धम भर होता है ना। कोई फसल लगा दे, कोई भी फसल लगा दे गंगा नदी के किनारे, जो गंगा नदी का पानी जहाँ तक फैलता है वहाँ पर क्या होगा? उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, बोलते हैं ना। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, पता है ना। और भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी का है। तो गंगा नदी क्या है? प्रदूषित कैसे हो गया? सिंपल बात है, जितना भी घर उड़ के कचरा पानी निकलेगा नदी के द्वारा नदी में पहुँचता है। अगर गंगा नदी के किनारे बहुत बड़ा शहर है, कानपुर शहर गंगा नदी किनारे, और पटना शहर गंगा नदी किनारे, भागलपुर शहर गंगा नदी किनारे, ऋषिकेश शहर गंगा नदी किनारे, हरिद्वार शहर गंगा नदी किनारे। तो जितना भी बड़ा शहर है सब क्या है? गंगा नदी किनारे। क्या है? और शहर में मतलब फैक्ट्रिया। शहर में क्या होता है? फैक्ट्रिया होता है। और फैक्ट्रिया से जो पानी निकलता है सब कहाँ जाता है? गंगा नदी में जाता है। गंगा नदी में नहीं जाएगा। तो गंगा नदी हो गया प्रदूषण। गंगा नदी क्या हो गया? और अभी भी प्रदूषित है गंगा नदी। तब सर्वप्रथम जो है गंगा नदी को प्रदूषित से बचाने के लिए, सर्वप्रथम गंगा नदी को प्रदूषित क्या बचाने के लिए एगो योजना लाया है। वो क्या लाया? योजना को बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं? तुम लोग प्लान लाता है ना, तो उसको बोले थे GAP। क्या बोले थे? GAP यानी गंगा एक्शन प्लान। क्या हुआ? जी से गंगा, जी से गंगा, S से एक्शन और P से प्लान। समझा गया? गंगा एक्शन तो बोलेगा गंगा एक्शन प्लान से प्रथम भारत में कब लाया गया? तो बोलना है कब? गंगा एक्शन प्लान भारत में कब लाया गया? तो 2010 बोलना है। क्या बोलना है? 2010 से बोलना है, ठीक है ना। और इस प्लान के तहत 300 करोड़ रुपया दिया गया। कितना दिया गया? 300 करोड़ रुपया दिया गया गंगा नदी को साफ करने के लिए। गंगा नदी को साफ करने कहाँ से कहाँ साफ करने के लिए? तो उत्तराखंड में एक जगह है ऋषिकेश। उत्तराखंड में क्या जगह है? उत्तराखंड में जगह है ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश है। और गंगा नदी लास्ट में कौन राज्य में जाकर बहता है? वेस्ट बंगाल में बहता है, पश्चिम बंगाल में बहता है ना। पश्चिम बंगाल में क्या है? कलकत्ता। क्या है? तो ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक साफ करने के लिए, कोलकाता तक साफ करने के लिए एक प्लान लाया गया जिसको बोलते हैं GAP यानी गंगा एक्शन प्लान, जो 2010 ईस्वी में लाया गया है। 2010 ईस्वी में लाया गया है, ठीक है ना। और जिसमें 300 करोड़ रुपया दिया गया है ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक साफ करने के लिए, ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक साफ करने के लिए। समझ आ गया? तो कुछ सफाई हुआ था फिर गंदा हो गया, गंगा नदी ना हो गया। तो फिर नरेंद्र मोदी बहुत चला रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, चलो सब। अब हम करेंगे क्या? अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे करेंगे? अपशिष्ट का प्रबंधन,
अपशिष्ट, इससे क्वेश्चन पूछता है अपशिष्ट प्रबंधन। तुम लोग बोलेगा पहले बता अपशिष्ट कहते किसको है, अपशिष्ट कहते हैं किसको? तो घर में जो बेकार पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो बेकार पदार्थ पड़ गया है, जो कूड़ा कचरा घर में जो निकला है उसको बोलते हैं अपशिष्ट। क्या बोलते हैं? तो अपशिष्ट को क्या करो, अपशिष्ट को ऐसे ना फेंक दो, जितना अपशिष्ट को निकलेगा घर से निकलेगा सब फेंक देंगे वातावरण में, तो क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा ना। तो अपशिष्ट को हम किस तरह से यूज करें कि कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम जल प्रदूषण हो, कम से कम वायु प्रदूषण हो, कैसे यूज करें? तो अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए 3 गो नियम है। कितना नियम है? 3 गो नियम है, और तीनों का नाम है आर आर आर। क्या है? तो बोलेगा तिरपल आर, क्या हो गया? तिरपन आर क्या हो गया? तो बोलेगा तिरपल आर किससे संबंधित है? तो बोलना है अपशिष्ट प्रबंधन से, अपशिष्ट प्रबंधन। और तिरपल आर मतलब क्या हुआ? तो एक आर मतलब हुआ रिड्यूस। क्या हुआ? एक आर मतलब क्या हुआ? रिड्यूस, ठीक है ना। ई आर का मतलब हुआ रिसाइकिल। क्या हुआ? समझा तुम लोग? ई आर मतलब हुआ रीयूज। क्या हुआ? यूज। देखो तीनों आर से हुआ ना, इसलिए उसको बोलते हैं तिरपल आर। क्या बोलते हैं? तिरपल आर किसके लिए? तो अपशिष्ट के प्रबंधन करने के लिए, अपशिष्ट के प्रबंधन करने के लिए। रिड्यूस मतलब होता है कमी। रिड्यूस मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कमी। और रिसाइकिल मतलब होता है रिसाइकिल, यानी पुनः चलाना, पूरा। और साइकिल मतलब क्या? चक्कर लगाना। और री मतलब पुनः, री मतलब यानी इसका मतलब होता है पुनः चक्रण। क्या होता है? पुनः चक्रण। और रीयूज, यूज मतलब उपयोग करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। रीयूज मतलब री मतलब पुनः, री मतलब यूज मतलब उपयोग करना, यानी पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। अब देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घर में अगर मान लो, देखें यहाँ पर 3 चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। अपशिष्ट का प्रबंधन, मान लो तुम लोग घर में बहुत सारा पानी यूज करता है, और नहाता हुआ आता है, घर उर पोछता है तो पानी यूज होता है ना, और पानी को झूठो नलिया में बहा के भेज देंगे नलिया में, तो झूठो पानी बर्बाद हो गया। तो ऐसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं? तो ऐसा करते हैं वो पानी को पुनः उपयोग कर लेते हैं। कैसे पुनः उपयोग करेंगे? तो पानी क्या करेंगे, अगर बगल में तुम्हारा खेत उठ है तो पानी को क्या करें? खेत में सोच कर दे। तो पानी को जो नहा हुआ पानी का काम करेंगे ना, पानी नहीं है ना। लेकिन तुम्हारा अगल बगल में कोई खेत उठा है तो खेता में जो लगल है फसल उसल लगल है ना, तो पानी के नलबा में न छोड़ के हम छोड़ देंगे, खेता में छोड़ देंगे। खेता में क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उसका पुनः उपयोग नहीं कर लिए, पुनः उपयोग कर लिए ना। ये बोलेगा कमी कैसे करें? तो कमी कैसे करें? तो मान लो तुम जहाँ 10 बाल्टी नहाता है वहाँ 1 बाल्टी नहाता, कमी ना हो गया। अभी देखा सबके घर में आ गया हर घर नल जल, हर घर नल जल में सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है ना, होता है। सरकार सोचता सरकारी है, क्या है? सरकारी है, करता है। हर घर नल जल क्या है? सरकारी है। एकदम चालू छोड़ दिया, जब पानी आया बह रहा है, देखता है तुम लोग हर टोला में देख 5-6 वाट इस तरह होगा ना, सालों छोड़ दिया है, बह रहा है। तो कमी हो रहा है कि और वृद्धि हो रहा है? ना हो रहा है। यानी सरकारी रहता है तो उसको कुछ बुझबे नहीं करता, सरकारी को हम तरकारी लोग बना देता है, ना बना देता है। तो सरकारी कुछ बुझबे नहीं करता है, हम बर्बाद कर रहा है। तो वह पनिया जो बर्बाद कर रहा है उसको थोड़ा कमी कर दें, यानी जब काम पड़े तभी चालू करें, ना करें। जहाँ पर छोटो 10 बाल्टी सर हम नहा रहे हैं, उझल रहा है छोटो, जहाँ पर हम 2 बाल्टी में नहा लिए वहाँ छोटो तुम 5 बाल्टी हम उझल रहा है छोटो, तो क्या हो रहा है? छोटो बर्बाद हो रहा है। तो उसमें कमी कर दे, क्या कर दे? कमी कर दे। इससे क्या होगा? इससे प्रबंधन होगा ना, हो प्रबंधन। समझ रहे तुम लोग? जहाँ पर तुम लोग घर में मान लो कोई ना है और झूठो तुम लोग को बल्ब चालू है, पंखा चालू है, तो सभी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। इलेक्ट्रिक बर्बाद ना हो रहा है। और तुम लोग इलेक्ट्रिक बर्बाद होगा तो प्रदूषण कैसे फैलेगा? इलेक्ट्रिक बर्बाद जितना ज़्यादा बर्बाद होगा उतना ज़्यादा कोयला जलेगा, कोयले से जलता तो इलेक्ट्रिक पैदा होता है, तो कोयला जलेगा क्या होगा? धुआं होगा। तो क्या करें? अपना घर में जो है कमी कर दे, जो विद्युत जो मतलब ज़्यादा जो जल रहा है, जब काम ना हो तो पंखा बंद कर दे, जब काम ना हो तो बल्ब घर में बंद कर दे। इससे क्या होगा? इस सब कमी करके हम क्या कर सकते हैं? अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं। अपशिष्ट का प्रबंधन समय तो लोग आ गया। अगर घर में तुम्हारा मान लो कि घर में गया मार्केट, क्या गया? तो मार्केट में जब जाएगा तो प्लास्टिक तुम लोग को मिल जाएगा, ना मिल जाएगा। और घर में जो तुम लोग को प्लास्टिक जो पड़ा है वह प्लास्टिक वाले चल जाना, वह प्लास्टिक वाले चला तो प्लास्टिक नहीं मिलेगा, तो कम ना हुआ, कमी नहीं कर दी है। इसको बोलते हैं क्या? रिड्यूस मतलब कमी करा, रिड्यूस मतलब। तो अपशिष्ट का प्रबंधन का पहला तरीका है रिड्यूस। क्या है? अगला है रिसाइकिल। क्या है? रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण। पुनः यानी एक पदार्थ है जिसको हम यूज कर लिए और वो बेकार हो गया, लेकिन उसको फिर जाएगा फैक्ट्रिया में गला देगा, फिर उसको दूसरा पदार्थ बना देगा, तो फिर हमको यूज करने काबिल हो जाएगा। तो उसको क्या पुनः उसका चक्रण हो गया। क्या पुनः चक्रण? ऐसे तुम लोग कॉपी में लिखता है ना, कॉपी खत्म हो जाता है, खरीदने वाला आता है कबारा वाला, फिर तुम लोग बेच देता है कॉपी को, फिर जाता है फैक्ट्री में जाता है, फिर उसका क्या आता है? पन्ना बन के आता है, थोड़ा गंदा पन्ना आएगा, देखता है वो गंदा पन्ना वाला कॉपी होता है ना, वो आता है वही। तो उसका क्या होगा? रिचक्रण हो गया। क्या हो गया? रिसाइकिल हो गया। क्या हो गया? रिसाइकिल। तो रिसाइकिल करके क्या करेंगे? अगर मान लो कि इतना कॉपी किताब था सब ऐसे फेंक देते हैं तो प्रदूषण ना होता, लेकिन खरीद के उसको ले चल गया तो क्या हुआ? उसको फिर फैक्ट्री में बना दिया तो फिर उसका यूज ना हुआ। इसको बोलते हैं पुनः चक्रण। क्या बोलते हैं? समझ तुम लोग आ गया? पुनः चक्रण कैसे करता है? तुम लोग समझ आ गया? जैसे मान लो जितना भी बोतल उतल है, ठीक है ना, जैसे थोड़ा स्टेशन में देखता है ना, 2 डिब्बा बना रहता है कचरा के लिए, अलग बना रहता है। एगो में लिखा रहेगा सूखा, एगो में लिखा रहेगा सूखा कचरा डालो, सूखा कचरा,
यानी सूखा सामान है। जैसे प्लास्टिक क्या है, सूखा सामान है। प्लास्टिक क्या है, तो इसमें डाल दो। अरे वो गीला है, जैसे मान लो केला का छिलका हो गया, ठीक है ना, तो जो गीला पदार्थ है वो इसमें डालो, लेकिन यहाँ डाल दो। तो 2 गो डस्टबिन बना रहता है स्टेशन में। कितना बना रहता है, तो स्टेशन में 2 गो डस्टबिन बना होता है। 2 गो डस्टबिन बना होता है। एक होता है सूखा कचरा के लिए, होता है सूखा कचरा, और एक होता है गीला कचरा के लिए। गीला कचरा के लिए 2 गो डस्टबिन होता है। जो प्लास्टिक व्लास्टिक है उसको क्या सूखा कचरा है, इसमें डाल दो। इसमें और तुम खा लिया केला उला खा लिया, जो भी खा लिया, उसका छिलका उलका जो बचा वो हो गया, क्या हो गया, गीला। क्या हो गया, तो गीला कचरा इसमें डालो। गीला कचरा इसमें, तो जो सूखा कचरा है, ठीक है ना, कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा फैक्ट्री। प्लास्टिक वाले कहाँ चल जाएगा, फैक्ट्री चल जाएगा। और फैक्ट्री में फिर उसको गलाएंगे और फिर बना लेंगे नया बोतल, बन जाएगा ना, बन जाएगा। और जो गीला कचरा है, जैसे होगा केला छिलका उलका जितना भी चीज़ भी हो गया इसमें आएगा, इसमें आएगा ना। ये कहाँ चल जाएगा, चल जाएगा फिर कहाँ पर, तो चल जाएगा खेत में, चल जाएगा खेत में, फिर सलेगा गलेगा, और सल के क्या बन जाएगा, बन जाएगा फिर खाद बन जाएगा, ना बन जाएगा। अब दोनों को मिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ना तो उसको फैक्ट्री में ले जाने में बनेगा, ना तो इसको खेत में फेंकने में बनेगा, बनेगा। लेकिन सब ले होता है, एक ही चीज़ में फेंक रहा है। कोई नहीं रहता है कि कहाँ सूखा लिखल है, कहाँ गीला लिखल है, एक में डाल दे, कुछ भी सब उसी में डाल दे, नहीं बजाता है। यानी मंदिर की घंटी बना देता है, कोई भी आओ बजा दो, नहीं बजा देता है। तो पुनः चक्रण तुमने समझ लिया, पूरा चक्रण तुम समझा रहे। अब ये होता पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग ये तो बताइए दिए तुम लोग को। ऐसे बताए थे घर में क्या है, जो गंदा पानी हो गया वो पनिया तुम लोग के बगल नलवा में जा रहा है, बेकार हो रहा है, तो पनिया को अपना बगल में खेत में पहुँचा दे जहाँ फसल लगल है, तो पुनः उपयोग नहीं कर लिए। मान लो तुम्हें अथी मार्केट से खरीद के लाया, क्या मार्केट से खरीद के लाया कि तुम लोग चीनी का डब्बा, तो चीनी का डब्बा मिल गया ना, चीनी के खत्म हो गया, डब्बा फेंक देते हैं क्या, ना। ये सब में हम अच्छा यूज करते हैं हम लोग। फिर डब्बा में रखेंगे, क्या रखेंगे, गेहूँ रख देंगे, चावल रख देंगे, अचार ज़्यादा लगेगा तो अचार रख देंगे। इसी को पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। तुम लोग समझा, नहीं समझा तुम लोग इसे क्या बोलते हैं, पुनः उपयोग करना। तो तीनों समझ गया ना। तो बोलेगा अब सिर पर बनेगा कितना नियम है, 3 नियम है, तीनों को लिख देना, कोई दिक्कत है, इतना छापो, जल्दी बताते हैं फिर आगे, जल्दी कर। चल थोड़ा यहाँ ध्यान दे। यहाँ गंगा एक्शन प्लान 2010 ईस्वी में यूला आया था। यूरो का है 2010 में क्या आया, और यहाँ 2010 से बोल लिए। गंगा एक्शन प्लान जो है बहुत पहले आया था, 1986 में। कब आया था, 1986 कर लेना, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो। और अगर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है तो अब वन का भी संरक्षण करना जरूरी है ना। सब कुछ वन में प्राप्त होता है। वन से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, तो वन से पूरा लकड़ी उकड़ी प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। वन से क्या प्राप्त होता है, तो वन से हमको आवास प्राप्त होता है। आवास के लिए सामान प्राप्त ना होता है, आवास यानी घर उर बनाने के लिए सामान प्राप्त होता है ना। ईंधन प्राप्त होता है, ईंधन में तो जलावन प्राप्त होता है ना। और क्या प्राप्त होता है, तो ये ऑक्सीजन और CO2 के बीच क्या करता है, तो संतुलन बना के रखता है। CO2 को ले लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, बना के रखता है। और क्या करता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, वर्षा को करवाता है। जंगल में रहेगा तो वर्षा होगा कि पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा ने पानी को अपने आकर्षित करता है। तो देखिए यहाँ देखेंगे कि वन का महत्व देखेंगे। अब क्या देखेंगे, वन का महत्व पूछेगा, बता हमारे जीवन में वन का क्या महत्व है, तो क्या क्या बोलना है। तो तुम लोग सोचो खाली कि वन से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, वही महत्व है। अरे वन से जो फ़ायदा होगा वही महत्व है। तो पहला महत्व क्या है, तो पहला महत्व लिखना है कि वन पर्यावरण सुरक्षा के जरूरी है ना। अगर वन नहीं रहेगा तो पर्यावरण सुरक्षा हो पाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, सब लोग मर जाएगा, नहीं मरेगा। तो वन पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ, पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव के भी बहुत सारा आवश्यकता को पूर्ति करता नहीं करता है। मानव का बहुत सारा आवश्यकता पूर्ति नहीं करता है, तो मानव के भी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करता है। मूलभूत बोले तो मेन चीज़, ठीक है ना। तो मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ति। तो जो तुम सोचना है कि वन से को लाभ क्या रहा है, हो रहा है, वही महत्व है, वही क्या है, महत्व है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे बोल सकते हैं क्या, आवास के लिए, आवास घर बनाता है ना, कितना खंबा खुट्टी करना पड़ता है ना। तो क्या कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा प्राप्त होता है। और पेड़ पौधा क्या बनाता है, वन बनाता है। तो आवास के लिए सामग्री हमको कहाँ प्राप्त होता है, पेड़ पौधा प्राप्त होता है। पेड़ पौधा क्या है, तो वन है ना। तो आवास के लिए सामग्री, आवास के लिए हम लोग को जो ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी उकड़ी के रूप में जो ईंधन प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, तो वन से होता है ना, होता है। अरे वन से होता है ना। और क्या होता है, वन से प्राप्त हम लोग को तो भोजन भी प्राप्त होता है, पता है तुम लोग को। फल फूल जब प्राप्त होता है कहाँ होता है, वन में होता है, और पेड़ पौधा से होता है। तो भोजन का भी प्राप्ति होता है, भोजन का भी प्राप्ति होता है। और क्या प्राप्ति होता है, तो इतना लिख दिए। अगला देख, अगला क्या लिखेंगे, अगला वन का क्या महत्व है, जल्दी बताओ। अगला वन का क्या महत्व है, तो अगला वन का महत्व क्या है कि ये देखिए यहाँ पे वन से क्या होता है,
वर्षा में वृद्धि करवाता है, करवाता है। जहाँ ज़्यादा जंगल रहेगा वहाँ हुमच के वर्षा होता है ना, तो वन वर्षा में वृद्धि करवाता है, नहीं करवाता है। और वन का क्या महत्व है, बता दे। वन का और क्या महत्व है, तो वन क्या करता है, वन जो है पशु पक्षी के लिए चारा की व्यवस्था करवाता है ना। जितना भी शाकाहारी जंतु ऐसे हिरन उड़न है उसके लिए चारा चाहिए ना, तो वन क्या करता है, तो वन पशु के लिए चारा का व्यवस्था प्रदान करता है, नहीं करता व्यवस्था प्रदान करता है। जितना भी घास घूस चलने वाला, फल पत्ती खाने वाला जितना भी जंतु क्या है यहाँ से खाता है, प्रदान करता है। वन सर क्या फायदा होता है, बताओ। सोचते जाओ, बताते जाओ, यहाँ आज खड़े करना थोड़े है, जल्दी बताओ क्या फायदा होता है। तो वन देखो यहाँ पर वन सर क्या फायदा होता है, तो वन जो है वातावरण में ऑक्सीजन क्या बोल रहे हैं एवं CO2, ऑक्सीजन एवं CO2 के बीच, ऑक्सीजन एवं CO2 के बीच संतुलन बना के रखता है, ना रखता है। अगर वन कटेगा जितना उतना CO2 बढ़ेगा ना, और CO2 उसका हानि है तो जानबे करता है, ऐसे इतना गर्मी लग रहा है और ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो ऑक्सीजन एवं CO2 के बीच संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है वन। और क्या काम करता है जल्दी बता। तो वन क्या करता है, पृथ्वी पर गर्मी को कम करता है, ना करता है। तुम लोग वन घूमने जाना ना, बुरी मजा लगेगा घूमने, रहता है ना। तुम लोग चल जा पृथ्वी जहाँ पे पेड़ पौधा रहता है वहाँ पर बैठेगा ना, हवा कितना अच्छा लगता है ना। तो वन क्या करता है, वन पृथ्वी के तापमान को वृद्धि होने से बचाता है, वृद्धि होने से बचाता है ना। वन का और क्या महत्व है, तो वन का और क्या महत्व है, तो वन का महत्व ये है कि जंगली जानवर जो जानवर होता है उसके लिए आवास की व्यवस्था करवाता है। और थोड़ा जंगली जानवर जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, ये सब जो थोड़ा जंगली जानवर है, क्या थोड़ा घर में रहेगा, वन में रहेगा। तो वन के लिए वन जो है जंगली जानवर के लिए प्राकृतिक आवास, यानी वो लोग यहाँ एक महला दो महला यही बनाता है, वो लोग को तो आवास बनल है जंगल, अपने खुद ने बना है। तो वन जो है जंगली जानवर के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, प्राकृतिक आवास। इसी पर तुम लोग सोचते जाओ, लिखते तो तुम लोग बोलेगा लिखने वन का महत्व लिख लेगा, प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। तो जब वन से हमको इतना लाभ हो रहा है तो सिंपल बात है कि वन को हमको क्या करना चाहिए, तो वन को हमको सुरक्षा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वन का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे वन का प्रबंधन। क्या लिखेंगे, प्रबंधन बोले तो सुरक्षा बोले तो उसको मतलब बचा कैसे रखना है, वन को सुरक्षा कैसे करना है, तो वन का प्रबंधन कैसे करना है, वन का प्रबंधन। तो बताओ वन का प्रबंधन कैसे करेंगे, ये बताओ। काट के कि लगा के कैसे करेंगे, तो लगा के करेंगे। तो पहला काम करेंगे वन का प्रबंधन कैसे करेंगे, सोचते जा क्या कि बचा हुआ जो वन है, जो बचल वन है, कम से कम ओकरा तो नहीं काट, जो काट लिया, जो बचा हुआ वन की कटाई न करके, कटाई नहीं। अब तुम बोलेगा वन नहीं काटेंगे तो कामा कैसे होगा, तो हाँ वन को काट, लेकिन विवेकापूर्ण तरह से, क्या बोल रहे हैं, यानी बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के, इन्हें क्या कोनो गाछ काट दीजिए। विवेकापूर्ण तरह से पेड़ पौधे कटाई करके, पेड़ पौधे कटाई। आप बोलेगा बुद्धि से करना है, मतलब जहाँ काटते हैं अड़िया से वहाँ का चकोस काटे की। तो विवेकापूर्ण तरह से पेड़ पौधे की कटाई करके, तो विवेकापूर्ण के मतलब क्या हुआ कि जो अगर जंगल और जो पेड़ पौधा मर गया है, सूख गया, उसको काट ले, उसको थोड़े को हानि है क्या। तो इसको ये हुआ विवेकापूर्ण, यानी बुद्धि से काटे, क्या काटे, जिससे हानि भी ना हुआ, मेरा काम भी पूरा हो गया। तो तब यानी सूखा हुआ पेड़ पौधा काट ले, लेकिन सब जाएगा झलिया देखेगा, कोई नहीं देख रहा है, क्या करेगा, जिनको काट के ले भाग जाएगा, ना भाग जाता है। अगला क्या है, अगला कैसे बचाना है, तो अगला बचाना है क्या, जो बेकार भूमि पर हुआ है, जो पड़ती भूमि है, क्या है, तो पड़ती पर तो कोई काम ना है, तो वहाँ पे पेड़ पौधा लगा देना, नहीं लगा देंगे। या जो बंजर भूमि है वहाँ पर भी पेड़ पौधा लगा दे, वहाँ फसल ना होगा, लेकिन पेड़ पौधा तो लग जाएगा ना, नहीं लगता है। तो बंजर क्या बोलेंगे पड़ती एवं, क्या बोलेंगे, पड़ती एवं बंजर भूमि में, पड़ती एवं बंजर भूमि में पेड़ पौधा लगाकर, क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा लगाकर हम वन का प्रबंधन कर सकते हैं, वन का प्रबंधन।
और कहाँ पेड़ पौधा लगा सकते हैं, तो और लगा सकते हैं कहाँ, तो सड़क के किनारे देखा है बिहार में जो ना चला, सड़क के किनारे कितना पेड़ पौधा लग गया, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठंडा ठंडा हवा भी आता है, अच्छा भी लगता है ना। तो सड़क एवं नदी या बांध कहीं बनल है, क्या बनल है, तो सड़क नदी एवं बांध, अगर नहर है तो नहर भी बोल सकते हैं, नहर के साथ किनारे किनारे लगा दे, तो बांध उसके क्या, नहर आदि के किनारे, आदि में तो समझ लें घर में जो दिया मतलब और बहुत सी हो सकता है, आदि के किनारे वन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वन का प्रबंधन कर सकते हैं। वन का प्रबंधन और कैसे कर सकते हैं, वन का प्रबंधन, तो सिंपल बात है, वन का प्रबंधन करना है तो लकड़ी पर जो खाना बनाते हैं उससे थोड़ा दूर चल जाए, लकड़ी पर खाना बनाना बंद कर और रसोई गैस कनेक्शन ले ले, तो वन ना बचेगा। पहले तुम्हें लगता है कितना लकड़ी जलता था ना, और लकड़ी किसी के घर में जल्दी जलता है, कभी तो शादी ब्याह तुम लोग को होगा तो जलेगा, समझ रहा है ना। तो रसोई गैस कनेक्शन अपना कर क्या होगा, तो लकड़ी नहीं जलाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, पेड़ पौधा क्या होगा, संरक्षण क्या होगा, संरक्षण ना होगा रे। और कैसे का संरक्षण कर सकते हैं बताओ, तो क्या करें, जनता में जागरूकता पैदा कर, जनता में बताएंगे कि जो हम लोग के वन है वो हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कैसे बताएंगे, तो सब बात बोल के बताएंगे ना बताएंगे। तो जनता में जागरूकता पैदा कर, जनता में जागरूकता नहीं रहता, जनता जागरूक नहीं रहेगा तो आराम से जाएगा, रोजे भोरे घूमने जाएगा उधर रोड तरफ, और रोजे जाएगा इतना बड़ा को डंडे तोड़ लेगा, रोजे तोड़ेगा और गाछा देगा, ठुट्टा बना देगा, मुँह धोने नहीं तोड़ता है, भोरे सब ले जाएगा, भोरे सुबह जाएगा सब घूमने, और रोजे इतना बड़ा तोड़ते जाएगा, गाछा तोड़ के देता, ठुट्टा बना देता है। अरे कोलगेट ब्रश खाई ले उससे मुँह धो तो नहीं, गाछा तोड़ के देगा, ठुट्टा बना देता है ना। तो वही जनता में जागरूकता पैदा कर, जनता में जागरूकता, जो ले है उसको समझा, जो ले क्या कर उसको समझा कि तुम जो है मतलब गाछ वृक्ष को तोड़ के मुँह नहीं धो, ठीक है ना, चाहिए इतनी तो तोड़ेगा इतने बड़ा नहीं तोड़ लेता है, तोड़ता है, अरे जान में क्या तुम ही तो करता है, यहाँ ध्यान दे। जनता में जागरूकता पैदा कर, जनता में जागरूकता, ये सब क्या है, ये सब है वन का प्रबंधन का तरीका, वन का प्रबंधन का। अच्छा बताओ वन का, तुम लोग बताओ वन का महत्व में और हम कुछ लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, बंदर कह का ये सब क्या गया, वन प्रबंधन का तरीका, आई क्या गया, वन का महत्व, वन का, तो जल्दी बताओ वन का महत्व तुम लोग और सोचो, कोई बता सकता है वन का महत्व तुम लोग और कुछ बता सकता है, तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, तो सोचते जा। तो वन क्या करता है, वन जहाँ पर लग गया यानी पेड़ पौधा जहाँ पर लग गया वहाँ पर कितनों भी वर्षा होगा, कितनों भी कसके आंधी आ जाएगा, तो वहाँ के जो मिट्टी का कटाव ना होगा, देखता है तुम लोग, जहाँ पर वन लगा यानी पेड़ पौधा लगा है वहाँ कितनों भी तेज वर्षा, तो क्या बोलेंगे, वन जो होता है वन क्या करता है, तो वन तेज वर्षा एवं तेज वायु, तेज हवा के द्वारा होने वाले मिट्टी कटाव को रोकता है, नहीं रोकता है, होने वाले मिट्टी कटाव को। तुम देखना नदी के किनारे अगर जहाँ पर पेड़ पौधा लग गए वहाँ नदी चौड़ा ना होगा, और जहाँ ना लग गए पेड़ पौधा वहाँ पर नदिया ने पकड़ के देगा ना, चौड़ा कर देगा, ना कर देता है। तो पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ वन तेज वर्षा एवं तेज हवा के द्वारा होने वाला मिट्टी कटाव को रोकता है। तो ये क्या हो गया, वन के महत्व हो गया, क्या हो गया, तो वन के महत्व में ये सब लिखना है, वन के प्रबंधन में ये सब लिखना है। अब यहाँ ध्यान दे, तो वन के बचाने के लिए कुछ समय में कुछ आंदोलन चला, क्या चला था, वन के बचाने के लिए समय में कुछ आंदोलन चला था, जिसमें सबसे फेमस आंदोलन है चिपको आंदोलन। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, जो जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना, क्वेश्चन चिपक क्या आएगा इससे, ठीक है, चिपको आंदोलन से, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या बोल रहे हैं, चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन पूछेगा, पहले बता कौन राज्य में हुआ, तो बोलना उत्तराखंड, क्या बोलना है, उत्तराखंड, ठीक है ना। बोलेगा चिपको आंदोलन जो है कब हुआ, तो बोला 1972 ईस्वी में, 1972। नहीं, सबसे जो मेन क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन कोई भी आंदोलन होता है उसका नेता तो कोई होता है ना, एगो नेता होता है ना, वो आगे जाएगा पीछे सब कर ले जाएगा, जय जय कर ले जाता है ना, तो एगो नेता होता है, क्या होता है, तो चिपको आंदोलन का एगो नेता था, इसका नाम था सुंदर, क्या था, सुंदर बहुते था, ठीक है ना, लाल था, क्या था, और बहुते गुण था, तो बहुगुना, अरे सुंदर लाल नहीं था, वैसे बोल दें बहुगुना, क्या हुआ, सुंदर लाल बहुगुना, सुंदर लाल। तो बोलेगा चिपको आंदोलन का नेता कौन था, तो क्या बोला, सुंदर लाल बहुगुना, क्या हुआ तो बताया, तो उत्तराखंड का जो जंगल था, उत्तराखंड का जो जंगल था, तो वहाँ पर उत्तराखंड के जंगल के आसपास जो रहने वाला जो जनजाति था, जो आदिवासी था, वहाँ पर जंगल में रहता था वो लोग, तो लोग के जंगले ना आवास हो गया लोग को। लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ का जो सरकार था वहाँ के ठेकेदार को दे दिया कि जंगल को काटने का दे दिया
मतलब पैसा लेके जंगल को काटने का हक दे दिया कि तुम जंगल को काटो और अपना जो सामान जो बनाना है उसको बनाओ, फर्नीचर का जो सामान बनाना है बनाओ, स्पोर्ट का जो सामान बनाना है बनाओ। तो उससे क्या करने लगा, वहाँ का जो जनजाति था, स्थानीय जनजाति था, आदिवासी था, वो लोग क्या करने लगा, विरोध करने लगा। क्या करने लगा, अब विरोध करने को तो तरीका क्या निकाला कि जो पहले को काटने जा रहा है ठेकेदार बा, उसमें गया चिपक, बोला आप काट दो। ठेकेदार बोला इसको काटेंगे, जहाँ इसको लगे तो हमको हम ही को झोल के मार देगा। तो ठेकेदार ने काटा। इस तरह क्या हुआ, इस तरह क्या हुआ, तो वन को काटने से बचा लिया। इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। क्या बोलते हैं, समझ लोग आया। तो चिपको आंदोलन करता, चिपको आंदोलन कब 1972 में, कहाँ पर उत्तराखंड में, कौन सा रहता था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल समझ लोग आ गया। एक ठो हुआ था, देखें यहाँ पर एक ठो जब बन रहा था कहाँ पर, तो बन रहा था गुजरात के, कहाँ पर, गुजरात में बता है नर्मदा नदी। कौन नदी बता है, गुजरात में बहता है नर्मदा नदी। गुजरात में कौन नदी बहता है, और गुजरात में नर्मदा नदी पर एगो बांध बनाया जाना था। बांध बनाया जिसका नाम था सरदार सरोवर बांध। तुम लोग पढ़ाए थे, जो हम पढ़ा रहे थे ना चैप्टर 4 में, तो सरदार सरोवर। तो तुम लोग पहला क्वेश्चन लगा बता, सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कौन राज्य में है, गुजरात में। जब सरदार सरोवर बांध पर जब बांधा बना रहा था, तो सिंपल बात है, जहाँ बांध बनेगा वहाँ पीछे पनिया खाली बहुत डिग जाएगा। और तुम लोग देख लो, तुम लोग घरों में देख लो, कहीं पानी भरा है तो वहाँ पर बांध बना दे, छक दे उसको, तो पनिया डिग जाएगा। तो पनिया डिगेगा तो वहाँ पर जंगला में क्या होगा, आसपास पूरा पनिया फैल जाएगा। तो वहाँ पर जो आदिवासी लोग रह रहा है उसको क्या वहाँ से भागना पड़ेगा, पनिया आ जाएगा तो भागना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग था वो क्या कर दिया, विरोध। क्या कर दिया, सरदार सरोवर बांध के कर दिया विरोध, कि विरोध करने लगा कि यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को भागना पड़ेगा, यहाँ जीव जंतु जो है उसको भी भागना पड़ेगा। तो सरदार सरोवर बांध जब बना तो यहाँ के आदिवासी लोग क्या किया, विरोध क्या किया, विरोध किया था, ठीक है ना। और उसमें जो विरोध करने वाला जो नेता था, नेता जो था तो वो था मेधा पाटेकर। कौन था, मेधा पाटेकर। तो बोलेगा बता, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोलेगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन था, तो क्या बोलेगा, मेधा पाटेकर। बोलेगा तुम लोग। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन है, मेधा पाटेकर। उसी प्रकार तुम लोग पूछेगा होता है, एगो तुम लोग को इसमें और दिया हुआ है, तुम लोग को बताया था क्या, भाखड़ा बांध कहाँ है, तो तुम्हें जानता भाखड़ा बांध कौन नदी पर है, सतलज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है, बताए थे ना। उसी प्रकार बताए थे तुम लोग को भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 226 मीटर लंबा, बताए थे। फिर तुम लोग बताए थे तुम लोग को कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत और विश्व यानी पूरा दुनिया के सबसे लंबा बांध है। कौन, हीराकुंड बांध, बताए थे। लंबा बोले तो बड़ा, लंबा बोले तो बड़ा बांध, ऐसे ये हो गया ऊँचा है, क्या हो गया। और जब जाएंगे हम सुत जाएंगे तो जाएंगे लंबा, क्या जाएंगे, समझ तो आ गया ना। तो सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। कौन नदी पर है, महानदी पर है। तुम लोग को बताए थे ना। उसी वक्त तुम लोग को बताए थे क्या, नागा अर्जुन बांध है कृष्णा नदी पर, नागा अर्जुन कृष्ण तो कृष्णा नदी बताए थे तुम लोग को, बताते थे ना। उसके बाद तुम लोग को बताए थे क्या, बताए थे तुम लोग को टिहरी बांध। क्या बताए थे, तो टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पूछेगा टिहरी बांध कहाँ है, तो बोलना है उत्तराखंड। क्या बोलना है, उत्तराखंड में। आप बोलेगा टिहरी बांध जो है कौन नदी पर है, तो बोलना है भागीरथी। क्या बोलना है, भागीरथी बोलते हैं गंगा नदी को। किसको बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं गंगा नदी को। तो भागीरथी नदी जो गंगा नदी, भागीरथी नदी को गंगा कहाँ से बोलते हैं, पता है, हरिद्वार से गंगा नदी बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो भागीरथी नदी और भिलंगना, क्या बोल रहे हैं, देखते हैं तुम लोग कहीं पर दो नदी आके मिलता है ना। तो जहाँ दो नदी आके मिलता है उसको बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आ गया। तो यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना जहाँ मिलता है वहीं पर एगो बांध बनल है, टिहरी बांध। क्या बनल है, तो बोलेगा टिहरी बांध कहाँ बना, तो बोलना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के बोलेगा कहाँ है, तो बोलना उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊँचा बांध है, लेकिन तुम लोग को बुक में दिया हुआ भाखड़ा बांध, तो भाखड़े पढ़ना है, ठीक समझ आ गया ना। टिहरी बांध कैसे ऊँचा हो गया पता है, कि पहाड़े पर बनल है इसलिए ऊंचा हो गया। अब भाखड़ा बांध जो है निचुआ से बना ले, भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा होता है, समझ तो लोग आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, तो दो पढ़ लिए ना। अब यहाँ ध्यान दे, कुछ मतलब स्थानीय पर एगो हिमाचल प्रदेश में एगो मतलब देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जल के प्रबंधन के लिए एगो स्थानीय जल के प्रबंधन के लिए, जल की सिंचाई के लिए एगो स्थानीय प्रणाली है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है कोल्हू। क्या नाम है, तो बोलेगा बता कोल्हू क्या है, तो बोलना कोल्हू क्या है, तो सिंचाई व्यवस्था का एक प्रणाली है, सिंचाई व्यवस्था का एक स्थानीय प्रणाली है, जो कौन राज्य में फेमस है, तो हिमाचल प्रदेश। क्या बोलना है, समझ लोग आ गया, क्या बोलना है, हिमाचल प्रदेश, समझ आ गया ना। उसी प्रकार जिस प्रकार हम वन का संरक्षण कर रहे हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे, उसी प्रकार जीव जंतु का संरक्षण करना भी जरूरी है।
तो जीव जंतु में सबसे ज़्यादा संरक्षण करने के लिए किसको जरूरी था? तो बाघ को। कैसे था? बाघ जो है ना एक समय बहुत भारत में समाप्त हो गया था, तो बाघ को, अब तुम बोले बाघ को संरक्षण क्यों करेंगे? तो जब बाघ के संरक्षण नहीं करेगा तो जंगल में कौन बढ़ जाएगा? हिरण बढ़ जाएगा, और जब हिरण बढ़ जाएगा तो सब जंगल को खा जाएगा, तो जंगल समाप्त ना हो जाएगा। तो सब के पृथ्वी पर सब जंतु के रहना जरूरी है। पृथ्वी पर जो है कोई भी जंतु खतरनाक ना है। पृथ्वी पर सब जंतु अपने आप में क्या है? महत्व है। क्या है? अपना अपना महत्व है। समझ आ गया ना? तो बाघ को संरक्षण के लिए क्या बोल रहे हैं हम? बोल रहे हैं बाघ के संरक्षण के लिए। क्या बोल रहे हैं? तो बाघ के संरक्षण के लिए, किसका संरक्षण के लिए? बाघ का संरक्षण। बाघ का, तो बाघ का संरक्षण के लिए भारत में एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? अरे बाघ को टाइगर नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे? तो बोलेगा टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया? तो बोलना है 1973 में। 1973 में। समझ में आ गया? तो बोलेगा बता बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया है? तो क्या बोलना है? 1973 में। 1973 में। तुम्हें समझ आ गया? कब लाया गया है? 1973 में। कुछ हमको और बताना है, बोर्ड में जगह भी नहीं बच रहा है। जल्दी चुल्ली कीला बड़ो हो जाएगा तो बोल देना, जल्दी कर। चलो अब सब यहाँ ध्यान दे, छापना बार में ही बोर्ड बोल रहा, ठीक है ना? पहले यहाँ ध्यान दे। तो हम पढ़ लिए थे क्या? यहाँ ध्यान दे। अब पढ़ेंगे क्या? बंदर यहाँ ध्यान दे। ऐसे बताते हैं चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? हुआ था उत्तराखंड में हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। उसी प्रकार एक आंदोलन और हुआ था कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में वो जिला है खजेरी, ठीक है ना? तो राजस्थान में एक आंदोलन उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार उत्तराखंड में हुआ था ना। तो उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ था जिस प्रकार पैर में चिपक जाता था उसको बोलते चिपको आंदोलन। क्या बोले थे? उसी प्रकार राजस्थान में भी पैर में चिपक कर आंदोलन पैर में चिपक कर पैर को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं, जिसका नेता कौन था? देखा पर, जिसका नेता था राजस्थान में भी, राजस्थान में किसको बचाने के लिए? तो वन एवं वन्य जीव। क्या बोल रहे हैं? वन एवं वन्य जीव को बचाने के लिए, बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड के जैसा है, उत्तराखंड के जैसा ही एक आंदोलन हुआ था, ठीक है ना? कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था? उसका नेता कौन था? उसका नेता था अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था? अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना? तो उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी क्या है? पुरुष है कि महिला? जल्दी बता। महिला है। कौन है? यानी स्त्री थी। क्या थी? अमृता देवी उसका नाम था। वो था बिश्नोई, यानी बिश्नोई ना होता है, वही बिश्नोई में तो समझता है ना, शाकाहारी वाला। तो अमृता देवी बिश्नोई था। अमृता देवी बिश्नोई था। यहाँ पर भी जब पेड़ पौधा, जब जंगल को काटा जा रहा था राजस्थान में, तो यहाँ पर भी उसी तरह पेड़ में चिपक कर क्या कर रहा था? उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। बचाने की कोशिश कर, उसी में क्या हो गया? तो उसी में हो गया था अमृता देवी का हत्या हो गया था। क्या हो गया था? उसी में अमृता देवी का क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया? मृत्यु, ठीक है ना? तो भारत सरकार जो है इसके नाम पर अभी जो है, इसी के नाम पर बहुत सारा पुरस्कार देता है, ठीक है ना? पर्यावरण पुरस्कार देता है। पर्यावरण को बचा रहा था ना, तो इसके नाम पर भारत सरकार भी देता है पर्यावरण पुरस्कार। कौन पुरस्कार देता है? पर्यावरण पुरस्कार देता है। पर्यावरण पुरस्कार किसके नाम पर? मेरा नाम पर, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी। समय तुमको आ गया? समय तुमको आया रे? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग। हम तो लोग जानते हैं कि ऊर्जा का दो स्रोत है, हम जो जानते हैं ना, तुम लोग को फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, ज्योग्राफी में भी तुम लोग को पढ़ाए थे। ऊर्जा जो है मेन है, इस तुम लोग को फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? और हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी ऊर्जा सगरो घुसल है। ऊर्जा कहाँ घुसल है? सगरो। तो ऊर्जा तुम लोग को हम ज्योग्राफी में भी पढ़ाए थे, फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, और एक केमिस्ट्रियम पर, केमिस्ट्रियम दिया हुआ। तो ऊर्जा का दो स्रोत है, तुम लोग बताए थे ना। एक होता है क्या? एक होता है ओ नवीकरणीय, पढ़ाए थे। यानी ऊर्जा से तुम लोग क्वेश्चन आएगा और नवीकरणीय का सब में है, ठीक है ना? हो सकता है तुम लोग को साइंस में भी आ जाए, सोशल साइंस में भी आ जाए, मैथ में ही ना आएगा। तो एक होता है ओ नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, ठीक है ना? और नवीकरणीय को बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? परंपरागत मतलब तो समझ रहा है कि जो हम वर्षों से यूज कर ले आ रहे हैं, परंपरा बन गया। क्या बन गया? तो परंपरा नहीं बन गया। लकड़ी को जलाओ परंपरा बन गया, कोयला जलाओ क्या परंपरा बन गया। आज अभी तो सोलर प्लेट को अभी ना आ रहे, तो परंपरा कौन बन गया? यही बन गया था। तो ये हो गया परंपरागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत। तो इसको नवीकरणीय किसको बोलेंगे? तो जिसका संसाधन सीमित मात्रा में हो, यानी पृथ्वी पर जिसका संसाधन यानी जो सीमित मात्रा में जिसका भंडारण हो, एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसको बनाना नामुमकिन हो, ठीक है ना? जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय परंपरागत। क्या बोलते हैं? जैसे बोलेंगे कोयला। क्या बोल देंगे? कोयला। बोलेंगे पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे? न पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से प्राप्त होता है पेट्रोल। क्या प्राप्त होता है? पेट्रोल। इसी से प्राप्त होता है केरोसिन। क्या प्राप्त होता है? केरोसिन। इसी से प्राप्त होता है डीजल। क्या प्राप्त होता है?
डीजल, ठीक है ना। इसी से प्राप्त होता है मोम, क्या प्राप्त होता है, मोम, ठीक समझ आ रहा है तुम लोग को। इसी से प्राप्त होता है तुम्हारा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस इसी से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। और एक होता है प्राकृतिक संसाधन, क्या होता है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी जो सिलेंडर में वो क्या प्राकृतिक गैस है, क्या है। तो ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा और नवीकरणीय यानी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना ऊर्जा स्रोत है। तो तुम लोग को ये सब इतना बता देंगे कि जहाँ गलती करेगा नहीं का तो उठा पटक देंगे, क्वेश्चन आ गया गलती कर देगा कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा है। अगर वहाँ पर दे रहेगा कोयला, दे रहेगा पानी, दे रहेगा हवा, दे रहेगा मिट्टी, तो कौन होगा, कोयला होगा। अरे पानी हवा से तो असीमित है, इसको समाप्त होने वाला है, तो क्या कोयला होगा। और गलती मार के आएगा तो उठा पटक नहीं देंगे। ये सब इतना बार पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में, सब पढ़ा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ना है। अब यार नया पढ़ेंगे नवीकरणीय, क्या पढ़ेंगे, नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत, क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत यानी गैर मतलब नहीं, गैर मतलब तो परंपरागत जो नहीं है उसको बोलते हैं गैर परंपरागत। तो नवीकरणीय किसको बोलेंगे, तो जिसे हम पुनः बना सकते हैं, जिसे हम पुनः नया बना सकते हैं, या जिसका मात्रा पृथ्वी पर असीमित हो, यानी समाप्त होने वाला ना है, समाप्त होने वाला हम लोग समाप्त हो जाएगा लेकिन वो समाप्त होने वाला वो हो जाएगा नवीकरणीय, क्या हो जाएगा। जैसे बोलेंगे जल से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, जल समाप्त होने वाला है, और समुद्र में तो अतः जल भरल है, नहीं भरल है, तो जल ऊर्जा हो गया। पवन समाप्त होने वाला है तो पवन ऊर्जा हो गया ना, हो गया। सूर्य समाप्त होगा, सूर्य का आयु तुमको कितना बताया, सूर्य के तुम लोग आयु बताए थे 5 अरब वर्ष अभी और है, बताए थे ना, 5 अरब वर्ष सूर्य जी लिया। हम लोग तो 60-70 में बोल जाएगा ना। और सूर्य भगवान जो है 5 अरब वर्ष आयु अभी जी लिया, अभी 5 अरब वर्ष अभी और जिएगा, तो समाप्त होने वाला है। उससे पहले तो सब हम लोग समाप्त हो जाएंगे, 10 बार समाप्त हो जाएंगे, 10 बार समाप्त होंगे, अरबों बार हम लोग समाप्त हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सौर ऊर्जा क्या हो गया, तो सौर ऊर्जा कैसा स्रोत, सौर ऊर्जा कैसा है, तो गैर परंपरागत है, नवीकरणीय है ना है। उसी प्रकार बोलेंगे जंगल, तो जंगल क्या है, और जंगल तुम काट दिया ठीक बात है, फिर लगाते जाओ तो होते जाएगा ना, होते जाएगा। तो जंगल क्या है, नवीकरणीय, क्या है। बोलेंगे बायोगैस, क्या बोलेंगे, बायोगैस तुम लोग समझ रहा है ना, जो गोबर गैसवा होता है, तो गोबर गैस ना होता है, तो बायोगैस यानी जो मतलब जैसे गाय यानी पशु पक्षी के मल मूत्र यानी गोबर से, उसका मूत्र से, ठीक है ना, या घर में जो कचरा निकला उसको सला गरा के, ठीक है ना, उससे जो एनर्जी निकलेगा उससे क्या होता है, उससे विद्युत उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं बायोगैस, क्या बोलते हैं। बायोगैस में सबसे फेमस हुआ है गोबर गैस, कौन है, गोबर गैस है, पता है तुम लोग को, पता है ना। और तुम लोग को बताया था कि पवन ऊर्जा के लिए कम से कम हवा का स्पीड कितना होना चाहिए, वायु का स्पीड कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उठा पटा देंगे फट जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम हवा का स्पीड होना चाहिए। जिससे पवन चक्की घूम सके, पवन चक्की। आप लोगों को बताए थे पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क, बताए थे पवन चक्की का देश किसे कहा जाता है, ठीक है ना। और भारत सरकार जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वो मंत्रालय बना दिया। जैसे रेलवे के लिए क्या है, वो मंत्रालय बना है, उसको बोलते हैं रेलवे मंत्रालय, क्या बोलते हैं। खेल के लिए वो मंत्रालय बना है, इसको बोलते हैं खेल मंत्रालय। उसी प्रकार शिक्षा के लिए मंत्रालय बना है, इसको बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। उसी प्रकार भारत सरकार जो है 1992 में नवीकरणीय ऊर्जा यानी गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1992 ईस्वी में एगो बना दिया गया है, क्या मंत्रालय, इसके लिए अलग बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत मंत्रालय, गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय, क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो बोलेगा बता भारत सरकार गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय क्या बनाया, तो क्या बनना है 1992, क्या बनना है, कोई दिक्कत है। इस प्रकार चैप्टर में क्या हुआ, खलास हुआ, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब खत्म हो गया, ठीक है ना। अब तुम लोग को अक्टूबर 9 मतलब अक्टूबर लास्ट जाते हैं, तो तुम लोग को अक्टूबर नवंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए छाप, अब जो लाइक नहीं किया लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब कर